मैंने जो यंगेस्ट फीमेल देखा है ब्रेस्ट कैंसर का, वो 16 साल की फीमेल है। ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तन रिमूव करना, एग्जैक्टली, नहीं करना पड़ेगा। छोटा ट्यूमर पकड़ में आएगा, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, मतलब ब्रेस्ट को कंजर्व करेंगे, ट्यूमर निकल जाएगा। अगर इंडिविजुअल लेडीज है तो उनको कौन सी एज में फिर ऐसी स्क्रीनिंग कराना शुरू कर देनी चाहिए? रिकमेंडेड स्क्रीनिंग है कि 40 साल से ऊपर फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कराना चाहिए। पहले कैंसर सर्जरी जो कर रहा है उसके पास एमसीएस सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की डिग्री है कि नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जिकल देखें तो रोबोटिक सर्जरी तक पहुंच चुके हैं। अब हम जीन थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए असाध्य नहीं है। योग हमारी जीवन शैली, हमारी पद्धति है, और योग अगर करें तो 6 टॉप की बीमारियां आपको नहीं छुएगी: हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओबेसिटी। सर, जो यंग गर्ल्स हैं, क्या पैडेड ब्रा या वायर ब्रा, क्या ये भी कैंसर का कारण है? ये एक मिथ चला था, पैडेड ब्रा या वायर्ड ब्रा इससे कैंसर होता है, ये मिथ है, ये गलत है। टीवी की सबसे फेवरेट बहू हिना खान को जब से ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तभी से सबके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा है। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी अपने फिटनेस पे ध्यान देती थी, वर्कआउट कर रही हैं, डाइट का भी मतलब बिल्कुल लाजमी है कि ध्यान रखती होंगी, तो ऐसे में कैंसर कैसे हो गया? या फिर क्या यंग एज में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है? या फिर मैं बाहर बहुत ज्यादा खाती हूँ, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, क्या ये भी कैंसर का कारण बन रहा है? ऐसे में फिल्मी बीट में आज हमने सोचा कि आपके तमाम ऐसे सवाल का जवाब हम दें, मगर हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट, सीनियर कैंसर डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ यहाँ पर है। सीनियर कैंसर सर्जन है और ढेर सारी बातें करनी है उनसे, ढेर सारे आपके सवाल के जवाब है वो उनसे पूछेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। सर, पहला सवाल आई एम श्योर आपके पास आपके पेशेंट से पूछते होंगे, डज कैंसर मीन्स द एंड? नो। जितना साधारण आपका सवाल है इतना ही साधारण जवाब है नो। इसके लिए जरूरत है समझने की कि कैंसर है क्या। कैंसर मतलब दहशत नहीं है, बिल्कुल। कैंसर मतलब डेथ नहीं है, कैंसर मतलब डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, पहले दिमाग में तय कर लें। तो कैंसर है क्या? शरीर के अंदर की कोशिकाओं का असामान्य, बेतरतीब, उद्देश्य विहीन वृद्धि होने लगे। एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल इज कैंसर। तो शरीर का अपना ही तो सेल है। हुआ क्या? उदाहरण के तौर पे समाज में कुछ लोग हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, नॉर्मल सोसाइटी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, 30 ट्रिलियन सेल्स, कुछ सेल मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना, ऑर्गन मिलकर बॉडी बन गई। अब इनमें से समाज के कुछ लोग बन जाए आतंकवादी, और अपने लोगों को मारने लगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में भागने लगे, एक देश से दूसरे देश में भागने। कैंसर है। एग्जैक्टली यही होता है कि कैंसर एबनॉर्मल हो जाता है, उसमें क्षमता जाती है एक अंग से दूसरे अंग में भागने की, और उसमें क्षमता जाती है अमरण होने की, अमर हो जाता है। यही कैंसर है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कारण क्या होता है, ऐसा एबनॉर्मल होता क्यों है। अगर ये समझ लिए तो कैंसर का डर खत्म हो जाएगा। कैंसर को आप एक कॉमन फ्लू की तरह लेने लगे। क्यों? आपको ये बात समझ में आ गई, कैंसर को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंटेबल है। दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप ये समझ सकते हैं कैंसर स्क्रीनेबल है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर मतलब अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, और कैंसर क्यूरेबल है। सिर्फ उस छोटे चंक, उस छोटे सेगमेंट से लोग डरे हुए हैं जो नेग्लेक्ट होके किसी भी कारण से डायग्नोसिस नहीं हो पाई है, जो भी हुआ, और एडवांस स्टेज में प्रेजेंट हुए और ठीक नहीं हो पाए, उससे लोग डरे हुए हैं। ये लाजमी है। सर, हाल ही में टीवी एक्ट्रेस हिना खान का ब्रेस्ट कैंसर 3rd स्टेज से वो जूझ रही हैं। शी इज़ वेरी वोकल ऑल्सो, ट्रीटमेंट्स भी बता रही हैं। बट सर, एक कॉमन मैन का एक सवाल ज़रूर है कि इतनी फिट वो रहती हैं, फिटनेस और वर्कआउट कर रही हैं, डाइट कर रही है, सो ऐसे में सेलिब्रिटीज़ को कैंसर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, काफ़ी ट्रेंडिंग सवाल चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे। एक तो सेलिब्रिटी का स्टेटस, हम लोगों ने किसी को सेलिब्रिटी बोल दिया, लेकिन कैंसर के लिए ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन सेल है। दूसरी बात, सेलिब्रिटी का मतलब जो आप समझते हैं, जो हम समझते हैं, जो समाज समझता है, वो देखने में खूबसूरत हो,
फिट हो, टेलीविजन पे आता हो, बिल्कुल यही सेलिब्रिटी है। लेकिन उसके अंदर के दर्द को, दर्द एट डीएनए, ये हम लोगों को नहीं पता है। दर्द एट डीएनए क्या है? फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रेस्ड। ओके ओके स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। यूके में एक नर्सेज स्टडी हुई जिसमें देखा गया सर्कैडियन रिदम जिनका एबनॉर्मल हो, असामान्य हो, मतलब दिन में सोते हो, रात में जगते हो, ऐसे लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज्यादा हुआ। तो ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, ये रात में ही काम करते हैं, शूट इनका रात में होता है। बिल्कुल सुबह 4 बजे सोने जाते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल हार्मोन पीक पकड़ता है और आपको जगाने के लिए तैयार कर रहा होता है कि 4 से 5 बजे जग जाइए, सूरज उगने वाला है, सूरज की किरण आएगी, पीनियल ग्लैंड ब्रेन में मेलाटोनिन को सिक्रेट करेगा, आपको अलर्ट एक्टिव कर देगा, तब आप सोने चले गए। एबनॉर्मल रिदम फॉर मोर देन 7 years, हाई चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओह माय गॉड, बट सर देन ये तो फिर आई थिंक हम में से बहुत कॉमन लोगों का भी नाइट शिफ्ट है। एग्जैक्टली, इसी जागरूकता की जरूरत है। अब चलिए आगे, स्लीप की बात होगी। खाने में कौन सा सेलिब्रिटी है जो दाल भात चोखा रोटी सब्जी भुजिया खा रहा हो घर में बैठ के पालथी मार के? उनके लिए पैक्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आता है, ब्रेड, मेयोनीज, चीज, प्रोबेबली नो ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल, मे बी प्रिजर्व प्रोसेस्ड वेजिटेबल। ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ऐसे समझिए ब्राजील का क्लासिफिकेशन, नोवा क्लासिफिकेशन, नोवा 1 2 3 4, 1 2 नेचुरल फूड है, 3 4 प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। अब कैसे समझेंगे लोग, किसको हम कह सकते हैं प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस, किसको खाना है किसको नहीं खाना है? लिस्ट तो है नहीं आपके पास। 3 रसोई याद रखिए। पहली रसोई भगवान की, प्रकृति ने जो एज इट इज बनाया आप खा सकते हैं, वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक है, अनलेस की व्यापारी ने उसको स्प्रे न कर दिया हो, मतलब फल फूल सब्जियां ठीक है आपके लिए। इंसान की रसोई, आपके घर में रोटी सब्जी दाल चावल, एक शुद्ध भारतीय भोजन जो बन रहा है आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। और तीसरी है शैतान की रसोई, जो पैक होकर खाना आ रहा है, आपके लिए नहीं बना है, वो व्यापारियों के व्यापार के लिए बना है। आपको समझना होगा, वही कारण है आज मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और कैंसर के बढ़ते हुए कारण। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कितना बड़ा किलर हो चुका है। तो ये उनकी लाइफ में है। आगे चलिए, कॉस्मेटिक्स, फेस पे, लिपस्टिक, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल हो, वो भी फ्रिक्वेंट यूज। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं, जो फीमेल व्यूअर्स देख रहे हो, ये न डरे कॉस्मेटिक का एक बार इस्तेमाल किया कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक्यूमुलेटिव डोज हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल, मतलब सेलिब्रिटी जो होते हैं कैमरे के चक्कर में अभी कॉस्मेटिक लगाया, फिर दूसरे इंटरव्यू के लिए या शूट के लिए जा रहा, तुरंत वॉश किया फिर लगाया। बिल्कुल ट्रांसक्यूटेनियस, मतलब स्किन से कॉस्मेटिक जॉब होता है। कॉस्मेटिक में होता है पैराबेन, थैलेट्स, बहुत सारे ऐसे बेंजोफिनॉल्स जो कैंसर के कारक हैं, इसका पता नहीं है। शुगरी ड्रिंक, सोडा पीते हैं, स्वीट सोडा जिसको कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो कैलोरी जीरो कैलोरी पीते हैं। पेप्सी और शुगर का, तो हाँ, पेप्सी का आता जीरो है, कैलोरी, जीरो आता है। हाँ हाँ, तो उसमें कहते हैं कि इसमें शुगर नहीं है। पहले तो शुगर वाले की बात कर लें। रिकमेंडेड डेली इनटेक एक मर्द के लिए, इंडियन मेल के लिए 24 ग्राम शुगर है मैक्सिमम, और एक फीमेल के लिए 18 ग्राम। एक केन में पढ़ के देखिए कितने ग्राम शुगर अब एक केन कोल्ड ड्रिंक पे ले रहे हैं। तो ये ओबेसिटी कराएगा, माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेशन कराएगा, इन्फ्लेमेशन कराएगा, टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन कैंसर कराएगा। अब जो आप ले रहे हैं सो कॉल्ड डाइट करके कुछ शुगर फ्री, उसमें स्पार्टेम, सुक्रोलोज, एलिलोज, इस तरह की चीजें जो हैं वो भी कैंसर के कारक हैं। लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हाइपर इंसुलिनीमिया कराता है, लेकिन इसमें कैलोरी नहीं है। तो आप फॉल्स सेंस में रहते हैं कि कैलोरी तो है नहीं, एक की जगह में 2 पी लूं, 4 पी लूं। तो कहा जाता है डाइट कोक is half bad as normal coke. Half bad, that doesn't mean it's good. Good also, correct. Half bad मतलब 2 डाइट कोक आपने ले लिया तो 1 कोक के बराबर हो गया, तो ये इक्वली गुड। अब इस तरह से जब चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा सेलिब्रिटी की लाइफ एक कॉमन इंसान की लाइफ से ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन उनके प्रोफेशन की डिमांड है। इसलिए मुझे इसमें आश्चर्य नहीं लगता है कि उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से कोई बहुत अनटुवर्ड या अचंभित करने वाली कोई बात हो गई, कैंसर की डायग्नोसिस हो गई। हाँ, अब कहिए कि जरूरत क्या है? जरूरत है उनको भी अपने लाइफस्टाइल के बारे में समझने की। शूट अगर रात में हो सकता है तो दिन में भी हो सकता है। ओके। कॉस्मेटिक का बैलेंस इस्तेमाल भी हो सकता है। खाना होममेड भी खा सकते हैं।
इसको बैलेंस करने की जरूरत। सर आप ही के इन बातों में 2 सवाल मैं इसे पूछना चाहूंगी। आपने पहले बोला कि शुगर, मतलब दैट मीन्स शुगर कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है बॉडी में कैंसर को। यस, एनी फॉर्म ऑफ शुगर सर? शुगर जब हम बोलते हैं तो नॉर्मली लोग समझते हैं चीनी। चीनी सुक्रोज है। सुक्रोज 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज। ग्लूकोज बहुत कम मीठा होता है, दोनों C6 है, कार्बन 6, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे समझ लेंगे। लेकिन ग्लूकोज से कोई भी चीज इतनी मीठी नहीं होती है। जो भी चीज मीठी बनाई जाती है फ्रक्टोज डाला जाता है। फ्रक्टोज आमतौर पर फ्रूट से मिलता है, लेकिन जो कॉमर्शियल मार्केट में है वो कॉर्न सिरप, मैपल सिरप, इससे निकाला जाता है। ये फ्रुक्टोज माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेसेंट और इन्फ्लेमेशन, सेल में हाइपरइंसुलिनेमिया, फैटी लिवर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर कराता है। अगर मैं एक लाइन में कहूं, फ्रुक्टोज इज पॉइजन। Whether we are getting from fruits also? हाँ, अब फ्रूट जूस इज पॉइजन, फ्रूट यू कैन टेक। अब कैसे डिफरेंस समझिए। फ्रूट में क्या है, जूस के अलावा फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो जब फाइबर जाएगा तो आपके इंटेस्टिन को, आंत को लेयर कर देगा और सडनली फ्रुक्टोज एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। साथ में आंत के अंदर बैक्टीरिया है, लगभग 50 to 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे आंत के अंदर है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा, बचाता है गंदी चीजों से। वो फाइबर पे जीता है, फाइबर खाता है। अगर उसको फाइबर खाने में आपने नहीं दिया, जिसके कारण अल्ट्रा प्रोसेस फूड की मैंने बात की, फ्रूट जूस की बात की, तो उसको खाना नहीं मिलेगा, आपके इंटेस्टिन को खाएगा और आपको बीमार करता है, डैमेज करता है। तो फ्रूट इज गुड फॉर द टाइम बिंग, फ्रूट जूस इज बैड, नंबर 1। नंबर 2, फ्रूट विथ स्प्रेड इंसेक्टिसाइड is poison. Fruit with preserved chemical, poison. Fruit with coated wax, poison. तो अब पूछेंगे कि ऐसे ड्रग्स सब मना कर देंगे? नहीं। सीजनल खाइए, रीजनल खाइए। फ्रूट आप खा सकते हैं, जिस सीजन में फ्रूट्स आ रहा हो उसी सीजन में खाइए, ताकि प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया उस पर। रीजनल खाइए। आप अगर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में रह रहे हो तो वहां जो फल होता है वो खाइए, पपीता, केला, अमरूद। सीजन में आम आ रहा है, आम खा लीजिए। वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन। लेकिन आपके एरिया में उपजे, जब भी कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती है तो उसको पहले प्रिजर्व किया जाता है, ताकि शेल्फ लाइफ बढ़े ट्रांसपोर्टेशन में। प्रिजर्व जब भी केमिकल से किया जाए वो आपको डैमेज करेगा, अल्टीमेटली कैंसर बनाएगा। तो आपको थोड़ा सजग, जागरूक इतना होना है। एक हो सकता है लैकलक्षर बिहेवियर आपका, कि आप सोच लें ऐसा थोड़ी सबको कुछ हो जाएगा, हो जाता है। जागरूक होना जरूरी है। बिल्कुल सर। और जागरूक होने में नुकसान क्या है? आप स्वस्थ रहें, लंबा जिए, रादर की भाग दौड़ के कुछ समय में कमा लें और बाद में उसको अस्पताल में गवा दें। इससे बेहतर है कि आप स्वस्थ रहिए। सर लिपस्टिक लगा रहे, मैं भी लिपस्टिक लगा के हमारे काम होता है, तो क्या जैसे कई उस दिन आपसे डिस्कशन एक और भी हो रहा था कि लिपस्टिक अगर लगा रहे हैं उसको हमारा इंटेक हो जाता है। हाँ। तो सर क्या वो भी एक कारण है? बिल्कुल। लिपस्टिक में लेड, कई तो कंपनी है जो लेड भी डालती है। बाकी प्रिजर्व करने के लिए पैराबेन डाला जाता है। कुछ लिपस्टिक में मैंने सुना है कि एसेंस भी डाला, एसेंस थैलेट्स होता है खुशबू के लिए, थैलेट्स। तो ये सारी चीजें कार्सिनोजेनिक है। ऊपर से स्वेलो करते हैं और भी ज्यादा। अदरवाइज ट्रांसक्यूटेनियस, जैसा मैंने कहा, कि स्किन से ही एब्जॉर्ब होती है। अब जरूरत है या तो क्वालिटी एश्योरेंस करें प्रोडक्ट का, जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। दूसरा, उसमें जो भी कंट्री का है उसके एक मार्कर, एक पैमाना तय किया जाता है कि इसमें परमिसेबल लिमिट से ऊपर कोई भी चीज तो नहीं है। अगर ये है तब इस्तेमाल करें, लिमिटेड करें, क्योंकि ये ऑब्वियसली आर्टिफिशियल ब्यूटी है। आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे, इसके लिए आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात, ये आज तो नहीं, युग युगांतर से महिलाएं श्रृंगार कर रही हैं, लेकिन वो श्रृंगार कौन सा श्रृंगार था? ये पैक लिपस्टिक नहीं थी, नेचुरल था। यस, पलास का फूल, टेसू का फूल, करेक्ट, गुलाब के पंखुड़ियों से रूज बनाती थी चेहरे पे लगाने के लिए। सुरमा भी नेचुरल तरीके से बनता, सारी नेचुरल चीजें। अगर आपके पास उपलब्धता है, आपका बागीचा है, तो आप सारी चीजें उठाइए, करिए। अदरवाइज बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस क्यों मैं कह रहा हूं? अगर आपने एक टॉक्सिन लिया, एक पॉइजन लिया, और साथ में आपने हेल्दी लाइफस्टाइल भी लिया, उस टॉक्सिन को किल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर टॉक्सिन बहुत ज्यादा ले लिया, हेल्थी लाइफस्टाइल कितना भी रख लें, उसको आप न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं लिमिटेड, और क्वालिटी एश्योरेंस जरूर देखें। सर जो यंग गर्ल्स हैं, क्या पैडेड ब्रा या वायर ब्रा
या फिर क्योंकि सर आजकल खुशबू की आपने बात करी, हम लोग डीओ यूज करते हैं, रोलॉन्स यूज करते हैं, क्या ये भी कैंसर का कारण है? ये एक मिथ चला था, पैडेड ब्रा या वाइट ब्रा इससे कैंसर होता है, ये मिथ है, ये गलत है। ये जरूर है रिकमेंडेशन कि 6 to 8 आवर्स ब्रेस्ट का टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। तो पैडेड ब्रा का मिथ इसलिए चला था कि एक्स्ट्रा पैडिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ा के रखा, और अगर कोई महिला 24 के 24 घंटे ब्रा पैडेड ब्रा पहन के रहती है तो टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। ये एक थियरी आई थी, इसलिए बेहतर मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि पैडेड ब्रा पहने, कोई रिस्क नहीं है, रात को सोने जब जाएं तो उसको हटा दें ताकि 6 से 8 घंटे टेम्परेचर टिश्यू का नॉर्मल हो जाए। अब स्प्रे और रोल ऑन, उसमें पैराबेन थैलेट्स हैं, वो रिस्की है। तो आप क्या करें, इस तरह के परफ्यूम, इत्र, ऊद अवेलेबल है जो अल्कोहल फ्री, कॉस्मेटिक थैलेट्स पैराबेन फ्री और किसी केमिकल से फ्री है, अवेलेबल है, उसको लें। उसकी खास बात यह है कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत कम अमाउंट में इससे ज्यादा खुशबू और लॉन्ग लास्टिंग खुशबू दे, ऐसी चीज इस्तेमाल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये सब चीजें हटा के अगर मिले अवेलेबल मार्केट पे तो करना चाहिए। सर जेनेटिक की क्योंकि कई बार हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल एंजेलिना जोली, उनका भी एग्जांपल है, अगर किसी की मदर को ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर था तो कहीं ना कहीं डॉटर में वो आने के बहुत बहुत चांसेस है। पहला सवाल तो सर इसी पे है कि क्या कितना चांसेस है, क्या है। दूसरा सर, क्या ये सारे कैंसर पे वैलिड है? फॉर एग्जांपल अगर किसी के फादर को लिवर कैंसर था या लंग कैंसर है तो क्या बच्चों में भी आने के या जेनेटिकली वो पास ऑन होने के चांसेस है? जी, दो चीजें हैं। एक कहते हैं हम फैमिली क्लस्टर, कैंसर का फैमिली क्लस्टर, मतलब एक फैमिली में कई कैंसर का हो जाना, और एक कहते हैं जेनेटिक कैंसर। जेनेटिक कैंसर, अगर सारे कैंसर को देख लें तो 5 से 15% सिर्फ जेनेटिक कैंसर है। ओके। मतलब अगर 100 कैंसर के मरीज को देखते हैं उसमें 5 मरीज से लेकर 15 मरीज के बीच ही निकलते हैं जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम, मतलब पुश्तैनी कुछ मिला हो, मदर फादर को रहा हो, जीन मिला, इनको भी हो गया। फैमिली क्लस्टर का मतलब ये होता है एक फैमिली में लाइफस्टाइल, रहने का तरीका, खाने का तरीका, वातावरण सेम है, तो एक खास प्रकार का कैंसर उनमें चल रहा हो उनके घर में। जैसे पाम ऑयल खाते हो, उनके अंडरग्राउंड वाटर में आर्सेनिक हो, कैडमियम हो, खाना जो गेहूं चावल धान जो भी जहां से लाते हो वहां बहुत फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा, ये फैमिली क्लस्टर हुआ, इसमें कैंसर हुआ। अब चलिए लिवर कैंसर, माउथ कैंसर, इन सब से आमतौर पे लोगों को लगता है कि फैमिली हुआ दूसरे को हो जाएगा, बहुत कम, 5% सिर्फ चांस इसका रहता है जेनेटिक, बाकी जेनेटिक नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा 12 से 15% जेनेटिक है, रेस्ट जेनेटिक नहीं है। अब एंजेलिना जोली की बात आपने कही, एंजेलिना जोली का नानी को एक ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम होता है कि अगर फैमिली में फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिव को, फीमेल को ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर हुआ तो जो बच्चियां हैं उनको जागरूक होकर चेक कराना चाहिए। तो एंजेलिना जोली के नानी के समय टेस्ट नहीं आया था जिसकी अभी चर्चा मैं करने वाला हूँ उनको, लेकिन ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम था, मदर को भी था। तो एंजेलिना जोली जब पीक पे अपने करियर में थी तो ब्रैका टेस्ट आ गया, BRCA 1 and 2 जीन टेस्टिंग आ गया, जिसको ब्रेस्ट कैंसर पैनल करके हम लोगों ने कहा। उन्होंने टेस्ट कराया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब उनकी फैमिली में ये जीन चल रहा था। फिर उन्होंने प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी करा ली, मतलब सर्जरी तब करा ली जब कैंसर हुआ ही नहीं है, ताकि कैंसर ना हो। तो ब्रेस्ट की कैंसर की सर्जरी करा के ब्रेस्ट से तो बच गए, लेकिन ऐसे रोगी में ब्रैका जीन पॉजिटिव जो लोग होते हैं, रोगी नहीं कहना चाहिए, ऐसे लोगों में उसमें ओवरी कैंसर और पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस पेट के अंदर होता है, उसके कैंसर की संभावना रहती है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप स्क्रीनिंग में रहें, ओवरी और पेट में जो कैंसर होने की संभावना उसके लिए हम चेक करते रहेंगे आप। ब्रेस्ट का तो क्योंकि बाकी की सर्जरी करना उचित नहीं है पहले, इसलिए कहा जाता है कि इसको स्क्रीनिंग पे रखिए। अच्छा, फिर किन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल लेडीज है तो उनको कौन सी एज में फिर ऐसी स्क्रीनिंग कराना शुरू कर देनी चाहिए? हाँ, अगर फैमिली में इस तरह की चीज आई है कि माँ को, मौसी को, नानी को इस तरह की कैंसर की संभावना दिखी है, तो पहले तो ब्रेस्ट कैंसर पैनल जीन करा लें, जिसमें BRCA 1, BRCA 2 और भी जीन्स चेक कर लिए जाते हैं। अगर वो निगेटिव है तो ये स्पोरेडिक, मतलब जीन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी नानी में, मदर में, स्पोरेडिक हुआ तो आपको एज सच नॉर्मल पॉपुलेशन में आप आ गए। पॉजिटिव है तो जैसे मैंने अभी एंजेलिना जोली की केस बताई वैसे करना है। अगर नेगेटिव है तो रिकमेंडेड स्क्रीनिंग है कि 40 साल से ऊपर फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कराना चाहिए। ये पहला इसका पार्ट है। स्क्रीनिंग से भी पहले मैं कहूंगा
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसकी जागरूकता की भारत में जरूरत है। क्यों? अमेरिका ने इसको हटा दिया, क्योंकि अमेरिका में 100% स्क्रीनिंग मैंडेटरी कर दिया गया है। अच्छा, तब तो वहां ठीक है, लेकिन भारत में भी 100% मैंडेटरी। 100% क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नोबडी गोज़ ऑन। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर वॉलंटियर करें तो आप लोग आगे बढ़िए। महिलाएं किट्टी पार्टी में, इसमें ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ स्क्रीनिंग के लिए प्रोटोकॉल है बना हुआ। मोटिवेट कीजिए लोगों को, सेल्फ स्क्रीनिंग चालू करें। उसके बाद क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एनुअल ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं। उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट देख के बताएगा कि स्क्रीनिंग के लिए आपके लिए उपयुक्त क्या है, मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, एज के हिसाब से, या दोनों को कंबाइन करें। या ब्रेस्ट कभी ज्यादा डेंस हो तो हम लोग कहते हैं एमआरआई करा लीजिए स्क्रीनिंग के लिए। पहला बेसलाइन स्क्रीनिंग जब हो गया तो आपको प्रोटोकॉल दे दिया कि ईयरली कराना है या 3 ईयरली कराना है। तो 40 साल से स्टार्ट करके 70 साल की उम्र तक 30 स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल हम लोग कहते हैं, 30 स्क्रीनिंग ईयर करा लें, ताकि अगर कोई चेंजेस हो रहे हो तो अर्ली पता चले, प्री कैंसर पता चले या अर्ली कैंसर पता चले और उसको क्योर कर दें, ताकि जो मिथ जिंक्स पड़ा हुआ है ब्रेस्ट कैंसर के साथ, क्योर नहीं होता है, नंबर 1 वो खत्म होगा। दूसरा जिंक्स पड़ा हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तन रिमूव करना, एग्जैक्टली नहीं करना पड़ेगा। छोटा ट्यूमर पकड़ में आएगा, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, मतलब ब्रेस्ट को कंजर्व करेंगे और ट्यूमर निकल जाएगा। ये भी संभव है। सर यहाँ पे आपको मैं वो करना चाहूंगी, काउंटर मेरा क्वेश्चन है। आपने बोला 40 से ऊपर, लेकिन आजकल तो सर 30 से 40 के बीच में भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 40 से 70 का जो प्रोटोकॉल बना, ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हमारा बन गया। जो जेनेटिकली पॉजिटिव केस है उसको तो पहले करना। कब पहले? फैमिली में जो ब्रेस्ट कैंसर जिस एज में हुआ, उदाहरण के तौर पे माँ को अगर 40 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उससे 10 साल पहले चालू करना है, मतलब 30 साल की उम्र में। माँ को अगर 35 साल में हुआ तो आपको 25 साल में चालू करना है। लेकिन कुछ विदाउट फैमिली हिस्ट्री, विदाउट जेनेटिक हिस्ट्री, कुछ केसेस आए हैं। मैंने जो यंगेस्ट फीमेल देखा है ब्रेस्ट कैंसर का, वो 16 साल की फीमेल है, अनमैरिड, और वो भी स्टेज 4 लेके प्रेजेंट किया, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा था। बैक पेन की हिस्ट्री थी, कमर में दर्द होता था, जहां तहां दिखाते रहे। अल्टीमेटली एमआरआई जब हुआ पता चला कि इसमें कुछ डिपॉजिट्स हैं कैंसर के। ढूंढा जाने लगा तो ब्रेस्ट में पता चला छोटा सा ट्यूमर। ये एक नॉर्मल चीज है। इसलिए मैं कहता हूं स्क्रीनिंग की जो बात है 40 से 70 वो तो ठीक है, फैमिली में है तो 10 साल पहले, ये भी ठीक है, लेकिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो कभी कर सकते हैं। इसके लिए ही जरूरत है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर किया जाए, ताकि कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग आए तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाओ, तुरंत चेक करा लो। इतना जागरूक अगर होंगे तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सही योगा से होगा। योगा से होगा, अच्छा टैगलाइन है। मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स, बिकॉज़ सी सर योग का एक बहुत वो है। बिल्कुल। देखिए योगा, डिस्क्लेमर एक ये भी दे दूं, मैं योग में डिग्री होल्डर हूं बीएचयू वाराणसी से, इसलिए जो भी भूलूंगा सत्य बोलूंगा। योगा का जितना हाइप क्रिएट किया हुआ है वो गलत किया हुआ। योगा ग्लैमर नहीं है, योगा एक जीवन शैली है, पद्धति है, आपके अंदर होना चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि भारतीयों को योगा क्यों नहीं आता है, और योग क्यों नहीं आता है, फॉर दैट मैटर। योगा तो अंग्रेजों ने बनाया, योग क्यों नहीं आता है भारतीयों को। योग हमारी जीवन शैली है, हमारी पद्धति है, और योग अगर करें तो 6 टॉप की बीमारियां आपको नहीं छुएगी। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओबेसिटी, ये नहीं आएगा आपके पास। तो प्रिवेंशन में योगा में फिर करना क्या है सर? क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं है, वो बस सोचता है कि बस सांस अंदर बाहर ले वही योगा हो गया। बिल्कुल गलत है। प्रिवेंशन में योगा का रोल है। अब कैंसर का इलाज चल रहा हो, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी से रिकवरी हो रही, उसमें योगा का रोल है। इस पे रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया। अफसोस कि रिसर्च बाहर से पब्लिश हुआ है कि अगर कैंसर से रिकवरी में कोई योग कर रहा हो, कोई योग नहीं कर रहा हो, तो योग वाले की रिकवरी अच्छी हुई है। ओके। मेंटल एज वेल एज फिजिकल, इसमें रोल है। अब आपने पूछा सर योगा है क्या? महर्षि से, आज व्यापारियों पतंजलि से कंफ्यूज मत कीजिएगा। महर्षि पतंजलि से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी योग है क्या? तो दूसरे सूत्र में ही उन्होंने क्लियर कर दिया था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। अब लोग क्या समझते हैं योग के बारे में? हाथ ऊपर नीचे कर लो, सांस ऊपर नीचे कर लो, योग है। तो जब पूछा गया कि गुरुजी ये रुकेगा कैसे,
चित्त की वृत्तियां मतलब माइंड स्टफ, तो पूरे टाइम तो दिमाग चल रहा है मेरा। तो उन्होंने कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये है योग। अब क्या है यम? आपके जीवन में संयम क्या 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 है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, हाइजीन कैसा है, कैसे उठते हैं कैसे सोते हैं, कब सोते हैं कब जगते हैं, सारा। नियम, आपके रूल रेगुलेशन क्या है लाइफ के। ग्रीड है, अहंकार है, धोखा है, ये सब है कि नहीं है। कहा कि इसको कंट्रोल करना है, ये तो करना पड़ेगा। यम और नियम। आसन, योगासन, जिसको आप कहते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं है। जितनी एक्सरसाइजेज आप जानते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग, जिम, साइकिलिंग, योग ही एक परिपूर्ण एक्सरसाइज है जिसमें मेडिकल साइंस के हिसाब से बताओ, डेविड क्लटर एक एनाटॉमिस्ट है यूएस का, उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी एनाटॉमी ऑफ योगा। उसने पूरी किताब लिखी कि किस तरह से मांसपेशियां, जॉइंट्स कैसे काम करते हैं। योगासन अगर प्रॉपर कर रहा है इंसान, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जॉइंट्स आपके लचीले होंगे बच्चे की तरह। एरोबिक, जिसको कार्डियो लोग कहते हैं, FA। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आप मयूरासन में गए, एक हाथ पे पूरी बॉडी आपकी उठी हुई है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। R and B, बैलेंसिंग। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है बताइए? फार्म, इसका मैं फॉर्मूला देता हूं। योगासन इज फार्म, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। आज फॉल से सबसे ज्यादा इंजरी हो रही है 60+ में, लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, बैलेंसिंग खराब है। 40 साल के बाद माना जाता है कि बैलेंसिंग खराब होने लगती है। तो योग करने पे आप बैलेंसिंग भी करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करते हैं, एरोबिक भी करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कहां से आपको हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज होगा, ओबेसिटी होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अगर ये सब नहीं होगा तो कैंसर भी नहीं होगा। योगासन। उसके बाद कहा प्राणायाम, कंट्रोलिंग योर वाइटल ब्रेथ एनर्जी। प्राणायाम, प्राण वायु को कंट्रोल कर लिया। कैसे कंट्रोल कर? सिंक्रोनाइज करना है। अब सिंक्रोनाइज से लोग ऐसे ऐसे कुछ फूक मरवाते हैं, ऐसा नहीं है। exactly. बहुत ही साइंटिफिक है। लंग्स के अंदर जे रिसेप्टर होता है, जब हम इनहेल करते हैं ये फैलता है इंटरस्टिशियल्स पे, जे रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, वेगस नर्व पे सिग्नल जाता है, हार्ट रेट को कम करता है, बीपी को कम कर देता है, एस्टैब्लिश है। इसी तरह से किस तरह से सिंक्रोनाइज करना है ब्रेथ को हार्ट के साथ, अपने पोस्चर के साथ। प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑल द माइंड फोर्सेज। माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, अगर आप ये करेंगे तो आपका माइंड फोर्स कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा और आप फोकस्ड रहेंगे लाइफ में, एम ओरिएंटेड रहेंगे, जो भी करेंगे खुशी से करेंगे। जैसे जापानीज का कॉन्सेप्ट है इकिगाई, जहां मिशन, पैशन, वोकेशन, प्रोफेशन चारों मिल जाए वही काम करो, प्रत्याहार वही देता है। धारणा ध्यान समाधि, यहां 5 तो करना पड़ेगा, लेकिन धारणा ध्यान समाधि ये घटना घटित होती है। और समाधि जो स्टेज है, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में एक स्टेज आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज, समाधि वही स्टेज। समाधि ये मतलब नहीं है कि आपके डेड बॉडी की मूर्ति बना दी जाए तो उसको समाधि कहते हैं। समाधि आप सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाते हैं, सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं, वो समाधि है। ये योग है। अगर कोई ये करेगा वो बीमार नहीं पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ। पक्का श्योर, मतलब योगा से होगा। योगा से होगा। सर आखिरी सवाल, बहुत सारे सवाल लेकिन एक सवाल जो सबके मन में है सर, कि एज एन इंडिविजुअल हमें पता कैसे लगा कि हमें ट्रीटमेंट क्या कराना है? बिकॉज सर कई बार क्या होता है कि आई डोंट नो, यू विल अग्री टू मी, कई बार डॉक्टर्स मतलब गाइड भी कर देते हैं, मिस गाइड भी कर देते हैं। बिकॉज कई केसेस ऐसे हुए जिनके कैंसर केसेस खराब है, सर्जरी नॉट भी रिक्वायर्ड थी, सर्जरी हो गई। सो क्या ऐसे में हाउ विल आई नो कि मुझे ट्रीटमेंट क्या चाहिए? क्योंकि देन वी गो फॉर सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, उस केसेस में क्या होना? बहुत अच्छा सवाल किया है। कैंसर में सेकंड ओपिनियन जरूर लेना है, पहला। दूसरा, डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। दिस इज द ओनली सर क्वेश्चन। ठीक। तीसरा, कैंसर सर्जरी करने के लिए, मैं कैंसर सर्जन हूं इसलिए कैंसर सर्जरी पहले बात करता हूं, फिर मेडिकल कीमो की बात करूंगा। कैंसर सर्जरी करने के लिए डिग्री बनाई गई MCI के द्वारा, MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। ओके। तो पहले कैंसर सर्जरी जो कर रहा है उसके पास MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की डिग्री है कि नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ओके। प्रेफरेबली गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ डॉक्टर हो और अनारक्षित डॉक्टर हो। ओके। ये 3 कैटेगरी में क्लियर बोलता हूं, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मुझे आउटकम उससे मिलता है। आमतौर पे आज कॉर्पोरेट और कुछ गवर्नमेंट में भी चल रहा है, GI के डॉक्टर कह रहा है GI कैंसर कर लो, गायनी के डॉक्टर कह रहा है गायनी कैंसर कर लो, ENT कह रहा है हेड एंड नेक कैंसर कर लो, तो ऐसा नहीं होता है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है।
इमेजिन कीजिए कि आप एक समय टेम्पो चला रहे हैं, एक समय आपको हेलीकॉप्टर चलाने दे दिया, आप चला पाएंगे? कैंसर सर्जन सिर्फ कैंसर सर्जरी करता है, और कोई आपका गॉल ब्लैडर भी निकाल रहा है और साथ में कह रहा है कैंसर सर्जरी भी मैं करूंगा, वो गलत है। ये एक धंधा बना है, व्यापार बना है। तो पहला चेक करें कि उसकी डिग्री क्या है, क्रेडिबल है कि नहीं है डॉक्टर, सेकेंड ओपिनियन कराए, गूगल पे पढ़ें जरूर, लेकिन कंफ्यूज ना हो, जाके डॉक्टर्स कंफर्म करें कि गूगल पे ये लिखा, आप क्या कहते हैं। अगर ये करेंगे तो बेहतर है डॉक्टर से डिस्कस करके ट्रस्ट डेवलप करें, रादर देन किए करें। उससे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि गवर्नमेंट में सुविधाएं खत्म होती जा रही हैं, अफसोस है। और मैं हर समय मानता हूं जिस देश में पुलिस चौकी और प्राइवेट अस्पताल बढ़ने लगे वो देश विफल हो जाता है। तो प्राइवेट अस्पताल जाना मजबूरी है। प्राइवेट अस्पताल जाएं तो ये तय रखें कि बिल्डिंग नेवर क्योर्स योर पेशेंट। ट्रू सर, ट्रू। डॉक्टर सिटिंग इनसाइड द बिल्डिंग, कंसंट्रेट एंड स्टिक टू द डॉक्टर, नॉट द बिल्डिंग। बिल्डिंग आपको ग्लैमर दिखा रहा है क्योंकि अंदर उसके बहुत कमी है, तो उस ग्लैमर पे ना जाए। ये 2-3 चीजों का ध्यान दें, और पेशेंस के साथ कैंसर के डायग्नोसिस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंडेंट को पैनिक ना करें। पैनिक करेंगे तो आप जल्दी में कोई गलत डिसीजन ले लेंगे। स्टेबल हो जाएं, बिल्कुल शांत मन से सोच समझ के तब डिसीजन लें। सर मतलब आज साइंस में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं ऐसे जो कैंसर को, बहुत सारे ट्रीटमेंट है। कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जिकल देखें तो रोबोटिक सर्जरी तक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, अब हम जीन थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए असाध्य नहीं है। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें प्रिवेंशन पे काम करना है और अर्ली डिटेक्शन पे काम करना है। अगर ये कर लिया तो 70-80% लोग तो हमारे क्योर हो गए। अभी 70-80% अफसोस बस इनक्रेडिबल स्टेज में आ रहे हैं, गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड आई एम श्योर जो आपसे बातें हुई है ना, वो शायद कैंसर को प्रिवेंट करने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अभी से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दे, जो जो आपने चीजें बताई है उसमें वो कर ले, एंड यस योगा से भी होगा, अगर हम वो भी शुरू कर दे तो शायद हम उस स्टेज तक पहुंच ही ना पाए। इनफैक्ट आपके दर्शकों को बताऊं, आप लोग तो एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं, लेकिन अगर इस तरह की चीज हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल लेके आएंगे, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब। बिल्कुल दोबारा से, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड विल कनेक्ट अगेन। एंड आई एम श्योर जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन तक इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानी बेहद जरूरी है, एंड आई एम श्योर आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। शुक्रिया।